ये जो डार्सी-वीसबेक इक्वेशन है इसको हम लोग देखते हैं। डार्सी-वीसबेक इक्वेशन है ना, ये किस लिए है? ये फ्रिक्शनल लॉसेस के लिए है ना, फ्रिक्शनल लॉसेस जानने के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि कोई पाइप, मान लो कि ये पाइप है हम लोग का ना, ये जो है पाइप है, तो इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है मान लो, और उसमें जो है फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहे हैं। तो क्या होता होगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो होता होगा ऐसे वर्क करता होगा, है ना, इसके वाल में पूरा राउंड में है ना, हर तरफ वाल है, गोल है तो पूरी गोलाई में वाल है, तो हर जगह पे ये जो है स्टेप से फ्रिक्शनल फोर्सेस वर्क करते होंगे जो इसके फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते होंगे, है ना। तो मान लो कि ये पहले वाला पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर जो है P1 रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, तो ये जो इधर जो है फोर्स लगेगा P1 इंटू इसके एरिया के बराबर, और यहाँ पे फोर्स लगेगा P2 इंटू इस एरिया के बराबर, है ना। यहाँ पे फोर्स लगेगा P1 इंटू यहाँ पे जो एरिया है वो उसके बराबर, और यहाँ पे जो है P2 इंटू ये एरिया है उसके बराबर फोर्स लगेगा, है ना। इधर से मान लो कोई फोर्स लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है, और ये फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, और ये जो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पाइप है इसका डायमीटर एक ही है, तो दोनों जगह पे एरिया बराबर है, तो यहाँ पे भी ये वही एरिया लिख रहे हैं, यहाँ पे भी वही एरिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रूड जो है ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रूड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फ्रूड एक्सपेरिमेंट, फ्रूड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया, फ्रूड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ये जो जितना जितना जो एरिया होता है ना, ये एरिया पे लग रहा है ना, उस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये तो ऐसे भी समझ में आने वाली बात है ना, कि जितना ज्यादा एरिया होगा है ना उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर भी। वेलोसिटी के स्क्वायर जो होता है, इतना ज्यादा वेलोसिटी ऐसे तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए वेलोसिटी का। उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रोपोर्शनल होता है कि मटेरियल का कैसा प्रॉपर्टी है ना, फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब कितना ज्यादा फ्रिक्शन दे रहा है। सरफेस एरिया तो चलो बहुत ज्यादा है मान लो, लेकिन फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी का कम है, कम फ्रिक्शन दे रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है इस पे डिपेंड करता है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, ये जो फोर्स होता है उसका उन्होंने फॉर्मूला बनाया, F इक्वल टू एफ डैश इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे F क्या है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है। ए क्या है, ए एस लिखिए इसको, एस क्या है कि जितने एरिया पे ये जो है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस लग रहा है ना, सरफेस एरिया पे, ये इसका ये एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, सरफेस एरिया, है ना, जितने सरफेस एरिया पे ये मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब किस वेलोसिटी से जा रहा है इसमें। तो इसमें तीनों चीज हो गया, ये इसका मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया, ये जो है सरफेस एरिया हो गया, ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया ना, तो इस पे डिपेंडेंट बनाया इसको। ठीक है, तो एफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एफ और एरिया ये सब समझ ही रहे हो, और ये वेलोसिटी, ये एफ डैश क्या हो गया इस हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से एफ डैश क्या हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट वेलोसिटी हो गया, है ना। एफ डैश को देखिए, एफ डैश इधर रखने दीजिए, इन दोनों को नीचे इधर ले जाइए, ये एफ बाई ए एस इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश को ये बोल सकते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये चीज होगा। तो उन्होंने ये बताया कि इस टाइप से होगा, जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों जो सेक्शन है, ये 1 सेक्शन और ये 2 सेक्शन, इसके बीच में जो है हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2।
ठीक है, 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन तो हम लोग का जो है वो वही है, क्या, P1/W प्लस V1² प्लस Z1 इक्वल टू P2/W प्लस V2² प्लस Z2। और यहाँ पे जो है इस सेकेंड वाले पोर्शन पे क्या होगा, लॉसेज हो रहा है ना, लॉसेज हो जाता है, और वो लॉसेज किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज हो रहा है, इसको हम लोग HF लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, HL की जगह पे हम लोग HF लिख दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज होगा। अब चूंकि हम ये लोग मान चुके हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है ये चीज जो है यहाँ से और यहाँ के बीच में ये सीधा सीधी पाइप है, तो कोई Z चेंज नहीं हो रहा है ना, Z1 इक्वल टू Z2 होगा, है ना। फिर ये भी हम लोग मान चुके हैं कि पाइप का डायमीटर सेम है, पाइप का जो है डायमीटर सेम है, तो ये जो है V1 और V2 जो है दोनों बराबर ही होगा, डायमीटर सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा, तो V1 V2 भी बराबर होगा, है ना। Here Z1 इक्वल टू Z2 एंड D1 इक्वल टू D2 implies A1 इक्वल टू A2 implies कि V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, है ना, इसको V1 इक्वल टू V2, तो V1 V2 भी कट जाएगा, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा P1/W माइनस P2/W इज इक्वल टू HF बचेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, या इसको ये लिख लियो कि HF इक्वल टू होगा P1 माइनस P2/W। ठीक है, तो ये HF अभी जो है सिर्फ P के टर्म में आया है, P1 और P2 के टर्म में। अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे फोर्सेस को हम लोग ये, अच्छा ये भी आप पूछ सकते थे कि ये जो आप ये बोल रहे हो कि मतलब यहाँ पे वेलोसिटी सेम, यहाँ पे वेलोसिटी सेम, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन तो प्रेशर भी दोनों जगह पर सेम ही हो जाना चाहिए था। जब सब कुछ सेम है तो प्रेशर भी सेम ही हो जाना चाहिए था, है ना। जब इन सब चीजों में जो है Z1 Z2 बराबर है, V1 V2 बराबर है, तो P1 P2 बराबर हो जाती है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो है HF जो है लॉस हो रहा है ना, तो लॉस प्रेशर में ही तो लॉस होगा, तो वही चीज तो यहाँ पे निकल के आया है कि HF इक्वल टू जो प्रेशर में हेड में जो डिफरेंस आया वही लॉस होगा, है ना। तो ये चीज है। अब वेलोसिटी दोनों जगह पर सेम रह जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन फेल नहीं होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे है, तो कहीं पे लॉस तो हो नहीं रहा, मास का लीक तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए वो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा, A1 V1 वो फॉलो रहेगा, इसलिए वेलोसिटी एरिया दोनों जगह सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा। लेकिन चूंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, रीजन दिख रहा है, तो इसलिए जो है प्रेशर जो है घट रहा है ना, दोनों जगह पर एनर्जी बराबर नहीं है, तो वो एनर्जी जो है जो लॉस हुआ वो दोनों प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये P1 माइनस P2 हो गया। ठीक है, तो अब जो ये यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग फोर्सेज, बैलेंसिंग फोर्सेज, बैलेंसिंग फोर्सेज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो होगा P1 इंटू ए माइनस एफ इज इक्वल टू होगा P2 इंटू ए के बराबर, है ना। ये ए जो है यहाँ पे क्या है, वो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे जो एस था वो सरफेस एरिया है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इससे ये निकल के आ जाएगा कि F इक्वल टू, एफ को उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे निकल के आया कि F इक्वल टू जो होगा वो P1 माइनस P2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना हो गया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए, है ना। तो ये इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर भी P1 माइनस P2 है, यहाँ पे भी P1 माइनस P2 है, तो ये जो मान लो कि इक्वेशन 1 था, ये 2 था, तो पुट 1 इन 2, इसका वैल्यू जो है P1 माइनस P2 का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, है ना। P1 माइनस P2 जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, या पुट 1 इन 2 कर देंगे हम लोग, तो मतलब इसका वैल्यू हम लोग वहाँ पे रखेंगे, तो HF इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, HF इक्वल टू ये P1 माइनस P2 बाई W है, तो वो हो जाएगा HF इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई W, है ना। तो P1 माइनस P2 का वैल्यू यहाँ पे आया है F बाई ए, तो वहाँ यहाँ पे F बाई ए, ये W है, तो यहाँ पे ये W रहने देते हैं। अब यहाँ पे F क्या था, जो फ्लूइड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से F ये चीज था, है ना, F डैश इंटू AS इंटू V² डिवाइडेड बाई एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इंटू W, है ना। अच्छा W को हम लोग रो जी लिख सकते हैं, रो इंटू जी, W स्पेसिफिक वेट होता है ना, तो इसको रो इंटू जी भी लिखा जाता है, तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस टर्म में हमको लिख चाहिए, तो इस टर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है,
अब इन सब चीज को हम लोग तोड़ते हैं, ये एफ डैश है, एफ डैश ये एरिया ऑफ सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया पाइप का कितना होता है, ये मतलब कि कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका ये जो है पाई पाई इंटू डी जो है इसका पेरीमीटर हुआ, अब गुना ये इसका हाइट कर देंगे तो उतना सरफेस एरिया होता है ना। पाई इंटू डी जो हुआ वो पेरीमीटर हो गया इतना, यही पेरीमीटर जो है ऊपर तक है इतने हाइट तक, तो इंटू ये मान लीजिए एल लेंथ तक है तो इंटू एल कर देंगे तो यही सरफेस एरिया होगा ना, है ना, इसमें कोई दिक्कत है बोलिए। हाँ तो एस जो होगा सरफेस एरिया है वो होगा पाई डी इंटू एल, ये सरफेस एरिया हो गया, ये पेरीमीटर और ये लेंथ है ना। इसको ये भी लिख सकते हो कि ये पेरीमीटर इंटू लेंथ है, इसको टू एस है ना। यहाँ पे ये चीज जो है ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है, इसको टू पी हो गया, इसको पाई डी भी बोलते हैं ना, 2 पाई आर या पाई डी एक ही बात हुआ, पाई डी भी बोलिए या 2 पाई आर। तो ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इनटू ये वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही रहेगा, ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू रो इंटू जी, ठीक है। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ पे ये डायमीटर का स्क्वायर से डायमीटर से ये डायमीटर का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा एफ डैश इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई, अरे ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 हो गया भाई यहाँ पे d इंटू रो इंटू जी। अब इसको जो है अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, ये जो एफ डैश है भाई रो को एक साइड में लिखते हैं क्योंकि इसको यूज किया हुआ है उन्होंने अलग तरीके से, और यहाँ पे ये 4l वी स्क्वायर को एक जगह पे लिखते हैं, और ये d और g बचा इसको हम लोग एक साइड में लिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो इसका डेरिवेशन जिन्होंने किया है उन्होंने क्या किया कि लेट एफ डैश बाई रो को उन्होंने एक नया टर्म मान लिया एफ, है ना, और एफ बिना मान के उन्होंने f/2 मान लिया, एक खास वजह से उनको जो ये इक्वेशन चाहिए था वो सिंप्लीफाइड हो जाता है ना। तो ये f बाई रो के जगह पे वो ये मान लिए कि f बाई रो इक्वल टू एफ हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पे वेयर ये f क्या है, f इज इक्वल टू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो एफ डैश था वो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी था, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है जो एफ डैश बाई रो, इसको ये भी लिख सकते हो कि ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2f बाई रो डैश हो जाएगा, है ना, f इसको 2 हो जाएगा, 2f डैश बाई रो हो जाएगा। तो उन्होंने f/2 मानने का कोई खास वजह था, यहाँ पे डलेगा तो समझ में आएगा, है ना। तो अब जो है hf इक्वल टू हो जाएगा f डैश बाई रो की जगह पे f/2 लिखाएगा इंटू 4l वी स्क्वायर बाई डी इंटू जी है। तो इसको जब हम लोग अच्छे फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4f, ये f यहाँ पे गुना होगा 4f/l वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2g, ये hf इक्वल टू हो जाएगा। तो अब बोलिएगा आप कि ये तो कट रहा था ना, यहाँ पे ये 2 से 4 कट रहा था, है ना, इसको काट देना चाहिए था, यहाँ से 2 से 4 कट जाना चाहिए था, इसको काट देना चाहिए, तो नहीं काटा गया, हाँ नहीं दिख रहा था। यहाँ पे जो f/2 था ना ये 4fl वी था, 2 से 4 कट रहा था लेकिन नहीं काटा गया है जानबूझ के, तो इसको सिंपली f यहाँ पे गुना हो गया था 4fl वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2g हो गया ना, इसी फॉर्म में रखा गया है। तो इसका एक खास वजह है ना, इसका वजह ये है कि ये जो 4f है ना इसका एक अलग मान्यता है ना, ये माना गया है ये जो 4f होता है, f जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये जो 4f है इसको फ्रिक्शन फैक्टर बोला जाता है, फ्रिक्शन फैक्टर एक अलग टर्म जो है किसी अदर आदमी ने अलग रिसर्च किया होगा तो उन्होंने उस हिसाब से बनाया, तो इसका नाम उन्होंने फ्रिक्शन फैक्टर रखा 4f को। तो बहुत जगहों पे क्या होगा कि आपको hf का फॉर्मूला जो होगा hf लिखा हुआ वो आपको सिंपली 4f ना लिख के fl वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2g लिखा रहेगा, मतलब 4f के जगह पे सिर्फ f लिखा रहेगा। तो आपको वो समझना होगा कि यहाँ पे ऐसे केस में जो ये f दिया हुआ है, f जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर है ना। अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 4fl वी स्क्वायर बाई डी इंटू जी, तो वहां पे f का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, या आप जो है सिंपली इसी को याद रखिए, बस ये याद रखिए कि 4f जो है फ्रिक्शन फैक्टर के बराबर है, f जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना।
तो ये याद रखिए आप लोग, ये जो फॉर्मूला ये याद रखिए, 4FL/v² डी इंटू 2g। यहाँ पे f जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर कोफिशिएंट फैक्टर का वैल्यू दिया होगा तो पूरे 4f के जगह पे वो वैल्यू रख देंगे, है ना। तो वो जनरली यूज नहीं होता है, मेनली जो है यही फॉर्मूला यूज होता है, 4FL/v² इंटू 2g। ये डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन है। उन्होंने बस वही एक चीज इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली लाया कि ये f जो होता है इन चीज के प्रोपोर्शनल था, तो उन्होंने उससे इसको एक अपना एक फॉर्मूला बनाया, है ना। मतलब ये इनडायरेक्ट अप्रोच था कि एफ इतना हो सकता है। फिर बाकी चीज जो है उन्होंने बर्नौलीज अप्लाई किया, तो एच एफ का उनको समझ में आएगा P1 माइनस P2/W होगा। फिर फोर्सेस को उन्होंने बैलेंस किया तो P1 माइनस P2 का रिलेशन बना, फिर इसको उन्होंने तोड़ा तो इतना आ गया, है ना। तो ये जो है फ्रिक्शन जो हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, इसके लिए ये फॉर्मूला जो है बन के आया। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कोई दिक्कत है तो पूछिए, थोड़ा एक दो बार बनाओगे अपने से भी, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।